और अब खबर तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शंघाई ताउन तंजीम SCO के वर्चुअल सरबराही इजलास से खिताब किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक ही तीर से पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। दहशतगर्दी के मुद्दे पर पीएम ने पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बगैर उन पर हमला बोला। मोदी ने कहा कि कुछ ममालिक सरहद पार दहशतगर्दी को अपनी पॉलिसी बनाए हुए हैं, वो दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। ऐसे में SCO को ऐसे ममालिक पर तनकीद करने से गुरेज नहीं करना चाहिए। SCO शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे जमकर धोया। साथ ही बिना नाम लिए ही आतंकियों के समर्थन और दूसरे देशों की संप्रभुता के खिलवाड़ को लेकर चीन को भी लताड़ लगा दी। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। उन्होंने कहा कि SCO को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। इस चुनौती से निपटने के लिए SCO देश द्वारा निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। एक्सेलेंसी, आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। SCO को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। SCO के मंच पर सभी सदस्य देशों के सामने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ने के बाद प्रधानमंत्री ने सीधे चीन को निशाने पर लिया। कहा कि ऐसी गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें SCO के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। रेडिकलाइजेशन के विषय में आज जारी की जा रही ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पीएम मोदी ने SCO समिट के दौरान ईरान के भी इस ग्रुप में शामिल होने की भी घोषणा की। पीएम ने चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का जिक्र किया। कहा कि इंडियन ओशियन तक सुरक्षित और सुगम रास्ता बन सकता है। ईरान की SCO सदस्यता के बाद हम चाबहार पोर्ट के बेहतर उपयोग के लिए काम कर सकते हैं। मध्य एशिया के लैंडलॉक्ड देशों के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंडियन ओशन तक पहुंचने का एक सुरक्षित और सुगम रास्ता बन सकता है। हमें इसका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करना चाहिए। दरअसल इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत, रूस और ईरान का मेगा प्रोजेक्ट है। ये माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड नेटवर्क है, जिससे भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप जुड़ते हैं। इसका मुख्य मकसद इन देशों के प्रमुख शहरों के बीच व्यापार कनेक्टिविटी बढ़ाना है। पीएम मोदी ने SCO समिट में अफगानिस्तान की स्थिति पर भी बात की। अफगान में समावेशी सरकार के गठन के साथ साथ अफगानी नागरिकों के लिए मानवीय सहायता जैसी कई मुद्दों पर SCO देशों को मिलकर काम करने का आह्वान किया है। इस बैठक में रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान सहित सभी SCO देश के हेड ऑफ स्टेट शामिल हुए। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया की जमकर तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
महाराष्ट्र के नए नायब वजीर आला के तौर पर हलफ लेने के चंद दिन बाद अजित पवार ने रियासती सेक्रेटेरिएट के करीब एनसीपी के एक नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। नए दफ्तर में शरद पवार की तस्वीर भी रखी गई। दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर अजित पवार के हामियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। वाज़ेह है कि अजित पवार का नया पार्टी ऑफिस जिस बंगले में है वो शिवसेना लीडर अंबादास दानवे का है। मैं इस वक्त खड़ा हूं मंत्रालय के ठीक सामने, जहां पर अजित दादा पवार ने बगावत करने के बाद जो शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी, उसी पार्टी का हुबहू मिलता जुलता नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश, यहाँ पर मंत्रालय के ठीक सामने प्रतापगढ़ जो सरकारी बंगला है उसे अपना पार्टी कार्यालय बनाया है। ये तस्वीरें देखते हैं कि उनके पार्टी कार्यालय के बाहर कुछ कार्यकर्ता हैं जो जमा हुए हैं, उनकी है। अजित दादा पवार, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, साथ ही अनिल पाटिल, जितने भी तमाम नेता हैं, उन तमाम नेताओं जिन विधायकों ने शपथ ग्रहण किया था मंत्री पद का शिंदे और फडणवीस की सरकार में, उन सभी की बैठक इसी महाराष्ट्र प्रदेश जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यालय है, यहाँ पर एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद अजित दादा पवार निकले हैं। यहाँ पर अजित दादा पवार, धनंजय मुंडे सभी मंत्री, छगन भुजबल सभी मंत्री थे। बैठक हुई, बैठक के बाद निकले हैं। क्या कुछ अंदर बैठक में कुछ आउटपुट निकला, आपको जानकारी? कल हमारे पार्टी का बड़ा पहली रैली है हमारी कल, जो एमईटी में मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट भुजबल नॉलेज सिटी जो बांद्रा में है, वो लीलावती हॉस्पिटल के पास में कल 11 बजे हमारी पहली रैली है। और हमारे नए प्रदेशाध्यक्ष जो है सुनील जी तटकरे साहब, उनके नेतृत्व में और बाकी सभी नेतागण जो है, हमारे प्रफुल्ल पटेल साहब और हमारे डीसीएम अजित दादा, बाकी सभी नेता जो है, मुशर्रफ साहब है। एनसीपी के सदर शरद पवार की एनसीपी में फूट पड़ चुकी है। न सिर्फ फूट पड़ी है बल्कि अजित पवार का खेमा एनसीपी पर दावा ठोंक चुका है। ऐसे में शरद पवार के सामने चैलेंज ये है कि वो कैसे पार्टी को बचाते हैं। अजित पवार का खेमा भी दावा कर रहा है कि अभी और अरकान असेंबली सरकार में शामिल होंगे। 40 से ज्यादा अरकान असेंबली की हिमायत का दावा किया जा रहा है। इस बीच मंगल को शरद पवार ने कहा कि जिन्होंने उनके नजरियात के साथ धोखा किया है, उन्हें उनकी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि मैं जिस पार्टी का कौमी सदर हूं और जयंत पाटिल रियासती सदर हैं, सिर्फ वो पार्टी ही हमारी तस्वीर का इस्तेमाल कर सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले मुल्क की कई रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने हैं। इसकी तैयारी में जुटी बीजेपी ने मंगल को 4 रियासतों में अपने सदर तब्दील कर दिए हैं। साबिक मरकजी वजीर डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश की कमान सौंपी गई है, जबकि तेलंगाना में जी किशन रेड्डी को पार्टी का नया सदर बनाया गया है। सुनील जाखड़ को पंजाब बीजेपी का सदर बनाया गया है। झारखंड में बाबूलाल मरांडी को पार्टी चीफ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी, मैं उन सब लोगों के प्रति अपने ओर से पहले तो आभार मैं प्रकट करता हूँ। तो 2024 हम सब लोगों के सामने है। लोकसभा का चुनाव है, फिर विधानसभा का चुनाव है, और हमने जैसा कहा कि मेरी जितनी क्षमता है, मेरी जितनी बुद्धि है, उन सब चीज़ों को संगठन को मजबूत करने में हम लगाएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ मिल कर के उसको, यानी झारखंड को क्या कहते हैं, बेहतर झारखंड के लिए पूरी तरह से प्रयास। देखिए, कल अभी माननीय नड्डा साहब से, अमित शाह जी से, दूसरे सारे मंत्रियों से, हमारे प्रभारी शेखावत साहब से, रूपानी साहब यहाँ पे हैं नहीं, सबसे बीएल संतोष जी से, सबसे मुलाकात अभी होनी बाकी है, क्योंकि मुझे भी आपके साथ अभी इस बात का इन्फॉर्मेशन मिली है कि मुझे जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो समय लगेगा, पर सबसे मिलके उनके दिशा निर्देश के मुताबिक सारे साथियों को साथ लेके काम करें। मध्य प्रदेश के इंतखाबी साल में मरकजी व सूबाई हुकूमत का फलाही स्कीमों को अक़लियती बिलखुसूस पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने अमली सतह पर काम करना शुरू कर दिया है। इस ज़िम्न में एमपी बीजेपी ने एम एजाज खान को बीजेपी अक़लियती मोर्चा का सूबाई सदर मुकर्रर किया है। एमपी बीजेपी अक़लियती मोर्चा के नए सदर एम एजाज खान ने जहां पसमानदा मुसलमानों के लिए खुसूसी तौर पर फोकस करने का ऐलान किया है, वहीं उन्होंने मरकजी और सूबाई हुकूमतों की फलाही स्कीमों को अक़लियती अवाम तक पहुंचाने के लिए रियासतगीर सतह पर मुहिम चलाने का भी फैसला किया है।
जो योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है, चाहे वो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की योजना है, इन योजनाओं को लेकर हम एक एक कार्यकर्ता को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश और देश की जो डबल इंजन की सरकार है, वो अंतिम व्यक्ति तक जो आप लोगों के लिए योजना है उसका जो आप लाभ ले रहे हो, वो लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। कि 70 साल से लाकर 70 साल में जो योजनाओं का न कभी क्रियान्वयन किया गया, न योजना लागू गई। आज बहुत गर्व की बात है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुसलमानों के लिए, क्योंकि सबसे आर्थिक अगर पिछड़ा कोई है तो वो मुसलमान है, और अगर इस पिछड़ेपन का अगर कोई जिम्मेदार है, उनकी शिक्षा हो, दीक्षा हो, इस सब का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो देश की कांग्रेस है। उस कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों का दोहन किया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है, माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो 14 योजना चले वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, वो सारी योजनाओं को हम जन जन तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। देश प्रदेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में सीबीआई ने बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव को भी मुलजिम बनाया है। चार्जशीट में नाम आने के बाद बीजेपी तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने की मांग कर रही है, तो वहीं जेडीयू के लीडरों का कहना है कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। उनके बर्खास्त करने की मांग से क्या होगा? तो आज नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि उनका कुछ चीफ मिनिस्टर है, चार्जशीट किसी के चार्जशीट कर देने से कोई करप्शन प्रूव हो जाता है क्या? पहले से लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रही लालू परिवार की मुश्किलें तब और ज्यादा बढ़ गई जब सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट में लालू प्रसाद के छोटे बेटी तेजस्वी यादव का भी नाम जुड़ गया। तेजस्वी को आरोपी बनाए जाने के बाद से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं की मांग है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इसमें नीतीश बाबू को हम कह सकते हैं कि नीतीश बाबू को इस पर बहुत सोच समझ के काम करते हैं। तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने की बीजेपी की मांग पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार किया है। ललन सिंह का कहना है कि बीजेपी के नेता एनसीपी के जिन नेताओं को भ्रष्ट बताते थे, वो नेता बीजेपी की ही सरकार में मंत्री बन गए। पहले उनको बर्खास्त करें, फिर नैतिकता की बात करें। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, उनके बारे में निर्णय करिए, वॉशिंग मशीन में क्यों ले गए? जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के तेजस्वी यादव का बचाव करते हुए बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने निशाना साधा है। तो लालू को इन्होंने जेल भिजवाया, 4 मामलों में सजा हो गई। मनमोहन सिंह को इन्होंने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला के दस्तावेज उपलब्ध कराए, और आज अपने स्वार्थ में ये तेजस्वी और लालू परिवार के पक्ष में खड़े हो गए। लैंड फॉर जॉब घोटाला लालू परिवार के गले की फांस बन चुका है। बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लालू परिवार को घेरने में लगा है, तो महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि बीजेपी विरोधियों को एजेंसियों के जरिए फंसा रही है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश, पटना से रवि एस नारायण और लखीसराय से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के सिद्धि जिले में शर्मनाक वाकया पेश आया है। एक आदिवासी नौजवान पर बीजेपी रुकन असेंबली केदार शुक्ला के नुमाइंदा प्रवेश शुक्ला ने पेशाब किया। इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त कार्रवाई की वार्निंग देते हुए कहा कि कसूरवार को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के सीधी से शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां पर नशे में धुत एक शख्स ने सीढ़ियों पर बैठे आदिवासी युवक पर पेशाब कर दिया। इस घटना की न सिर्फ आम लोग निंदा कर रहे हैं, बल्कि वीडियो वायरल होने के बाद एमपी में सियासी हंगामा मच चुका है। दरअसल आरोपी का नाम प्रवेश शुक्ला है, जिसे सीधी के बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का पूर्व प्रतिनिधि बताया जा रहा है। हालांकि विधायक इस पर सफाई दे रहे हैं, कहते हैं वो आरोपी को जानते हैं, लेकिन प्रवेश शुक्ला कभी उनका प्रतिनिधि नहीं रहा। मेरे कोई प्रतिनिधि नहीं है और इसका आक्षेप झूठा है। क्या लग रहा है, आप जानते हैं प्रवेश शुक्ला इसका नाम बताइए? मैं जानता हूँ, क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, इनको भी जानता हूँ, लेकिन किसी भी गलत कृत्य का मैं समर्थन नहीं करता और किसी भी गलत कृत्य के विरोध में हूँ। हालांकि अब इस मामले के सामने आने के बाद और इस पर बवाल मचने के बाद तमाम तरह की चीजें वायरल हो रही हैं। इन्हीं में से एक है पेपर कटिंग, जिसमें ये साफ लिखा गया है कि विधायक ने प्रवेश शुक्ला को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। सीधी की घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फौरन संज्ञान लिया। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि आरोपी को गिरफ्तार कर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। इस मामले में मध्य प्रदेश बीजेपी ने दावा किया है कि आरोपी बीजेपी से संबंधित नहीं है, लेकिन कांग्रेस इस घटना को सियासी रंग देने में लगी है। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने आरोपी को विधायक प्रतिनिधि बताते हुए बीजेपी राज में आदिवासियों के सम्मान पर सवाल उठाया है। वहीं मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष और आदिवासी नेता विक्रांत भूरिया ने कहा कि ये वीडियो बेहद शर्मनाक है। इससे पता चलता है कि बीजेपी आदिवासी विरोधी है। आज बेहद शर्मनाक वाकया सबके सामने दिखा है, जिसमें एक भाजपा का नेता प्रवेश शुक्ला, जो कि भाजपा के विधायक प्रतिनिधि है, वो एक आदिवासी पर पेशाब कर रहा है। ये इनकी मानसिकता दिखाते हैं। ये कितने भी आदिवासी हितैषी बने, पर हकीकत में ये सब आदिवासी विरोधी हैं। पुलिस ने सीधी के बहरी पुलिस स्टेशन में आरोपी प्रवेश शुक्ला के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा इसमें जो है अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और अपराध पंजीबद्ध करने के साथ साथ में इसमें जो है आरोपी को पकड़ के लिए जो है टीम भी रवाना की गई है। जहां तक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की, तो इसमें जो है आरोपी के जिस प्रकार का कृत्य है, उन सभी परिस्थितियों के आधार पर इसमें एनएसए की भी कार्रवाई, उसका भी प्रिपरेशन किया जा रहा है। किन धाराओं के साथ मामला पंजीबद्ध? देखिए, इसमें जो है 294 और 504 और उसके साथ में जो है STSC अधिनियम की जो है विभिन्न धाराओं का इसमें समावेश किया गया है प्रथम दृष्टया, और फिर इसमें विवेचना में लिया गया है। और भी इसमें जो फरियादी से सुनने के पश्चात यदि वो किसी प्रकार के अन्य तथ्यों बताते हैं, तो उस आधार पर फिर जो है अग्रिम जो है विवेचना के दौरान इसमें जो है उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने आरोपी को बीजेपी से जुड़ा बताकर सियासी पारा चढ़ा दिया है, जिसकी तपिश आने वाले दिनों में महसूस होने वाली है। भोपाल से जितेंद्र शर्मा और रंजना दुबे के साथ हरीश द्विवेदी, न्यूज 18 सीधी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन के तौर पर हलफ नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हलफ बर्दारी 11 जुलाई तक टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि उनकी तकर्रुरी करने का हक दिल्ली हुकूमत के पास है या लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। इस मामले की समाअत अब 11 जुलाई को होगी। दिल्ली के एलजी ने मरकजी हुकूमत की सर्विसेज से मुताल्लिक जारी करदा नए ऑर्डिनेंस के तहत जस्टिस उमेश कुमार की तकर्रुरी की थी। उसको दिल्ली हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत के दौरान दिल्ली हुकूमत की जानिब से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस तकर्रुरी पर पाबंदी लगनी चाहिए। यह मामला दिल्ली हुकूमत के दायरे इख्तियार का है और दिल्ली हुकूमत आवाम के सामने जवाबदेह है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सिंघवी की इस दलील की मुखालफत की। मीडिया रिपोर्ट्स पर न जाएं, हकायक पर बहस करें।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड के एक्शन सिविल कोड के मसवदा बिल पर तबादला ख्याल किया गया। बताया गया कि मीटिंग में उत्तराखंड ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरपर्सन रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई भी मौजूद थी। कमेटी ने एक्शन सिविल कोड बिल के मसवदे को हतमी शक्ल दे दी है। मसवदा जल्द ही रियासती हुकूमत को पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि गुज़श्ता साल असेंबली इंतखाबात के दौरान वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी दोबारा इख्तियार में आती है तो उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाएगा। रियासती हुकूमत ने कानून का मसवदा तैयार करने के लिए गुज़श्ता साल माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी थी। लोग यूसीसी कमेटी सारे बीबी से जुड़े हुए लोग विशेषज्ञ और कमेटी की जो अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई जी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनके साथी लोग सभी ने बहुत लोगों के विचार लिए हैं। 2,35,000 से भी ज़्यादा लोगों के विचार लिए हैं और अनेकों संगठनों से भी बात की है, धार्मिक संगठनों से भी बात की है। उनके विचार के बाद उन्होंने संकलन कर रहे हैं और वो संकलन उन्होंने पूरा किया है। वो पूरा करने के बाद ड्राफ्ट बनाएंगे और वो ड्राफ्ट हमको मिलेगा। उत्तराखंड का जो ड्राफ्ट है, क्या वो देश में जो यूसीसी लागू होने वाली है वो उत्तराखंड के ड्राफ्ट को फॉलो करेगा? अभी उत्तराखंड के हिसाब से उन्होंने बनाया है और मैं समझता हूँ कि पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ इस प्रकार से हो रहा है, इसलिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखा होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों को यकसा सिविल कोड से अलग रखने की मांग की है। बोर्ड के तर्जुमान कासिम रसूल इलियास ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि आदिवासियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से अलग रखने का हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन अक़लियतों को भी इससे अलग रखा जाए। कासिम रसूल इलियास ने कहा कि शरीयत मुखालिफ किसी भी यकसा सिविल कोड को हम कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25, 27 और 29 के तहत अक़लियती तबके को भी अलग रखने का प्रोविजन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विरोध और नए नए पेच सामने आ रहे हैं। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब। डॉक्टर साहब, कल इस तरह की खबर आई कि आदिवासियों ने विरोध किया, जिस तरीके का यूसीसी सरकार लाना चाहती है उनको अलग रखने की बातचीत हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, आदिवासियों को बिल्कुल अच्छी बात है अलग रखने की बात हो रही हो, लेकिन हम समझते हैं कि माइनॉरिटीज जितनी हैं जो अपना एक अलग विशेष कस्टमरी लॉ रखती है, उनका पर्सनल लॉ है, वो मजहब से ड्राइव है, उनको भी आपको एग्जाम करना चाहिए। इसलिए कि हमारे देश के अंदर ऑप्शनल यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी मौजूद है, जिसको धार्मिक पर्सनल लॉ से नहीं होता है, उसको एक्सेप्ट नहीं है धार्मिक पर्सनल लॉ, तो वो जाए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ले, इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत अपने मामला को हल करा ले, उसको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की क्या जरूरत है? और दूसरी बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जहां ये आर्टिकल 44 का हवाला देते हैं, ये बात बहुत साफ तौर पे कही गई है कि सबको कंसेंसस बनाने के बाद ही इस तरह की कोई बात होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं आदिवासियों को अलग रखा जा सकता है, माइनॉरिटीज को भी अलग रखना चाहिए, आदिवासियों के अपने अलग रिवाज हैं, उनका तमाम प्रावधान है, मुसलमानों को और माइनॉरिटीज को किस आधार पर अलग रखा जाएगा? मुसलमानों का भी अलग पर्सनल लॉ है। आर्टिकल हमारे पर्सनल लॉ जो है वो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट से ड्राइव है, सर्वे एप्लीकेशन एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है, मुल्क का कानून मौजूद है, तो मुसलमानों का पर्सनल लॉ भी अलग है। उनको किस लिए जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड की? क्या संविधान में मुसलमानों के लिए कोई अलग से प्रावधान है? जी है, बिल्कुल। आर्टिकल 25, 26, 29 ये हर उस रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटी के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 44 तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 ये तो फंडामेंटल राइट है। हमारा जो पर्सनल लॉ है वो तो मजहब से का इंटीग्रल पार्ट है। आप कहते हैं कि आर्टिकल 25 और 26 से जो है मजहब को प्रोटेक्शन हासिल है, तो पर्सनल लॉ को भी प्रोटेक्शन हासिल है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है, हम ये बात साफ तौर पर कह देना चाहते हैं कि मुसलमानों के लिए भी ऐसा कोई कोड एक्सेप्टेबल नहीं होगा जो शरीयत से मुसादिम होगा, शरीयत से टकराएगा। हैदराबाद के बंदलागुड़ा के करीब बेकाबू कार ने 3 मॉर्निंग वॉकर बशमूल बच्चे को हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुतासर अफराद, जिनमें एक मां और बच्चा शामिल हैं, सुबह की चहलकदमी के लिए निकले थे कि बंदलागुड़ा रोड पर एक बेकाबू कार ने इन अफराद को टक्कर मार दी।
मां, बच्चा और दूसरी खातून मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए। वाकये के बाद कार ड्राइवर कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। रश ड्राइव के इस हादसे में हलाक हुए तीनों अफराद की लाशों को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।